तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं समाजवाद की मीनिंग की कि समाजवाद का क्या अर्थ होता है। समाजवाद के अंतर्गत उत्पादन और वितरण के प्रमुख साधनों पर राज्य का स्वामित्व और नियंत्रण रहता है और उनका प्रयोग सार्वजनिक सेवा के उद्देश्य से किया जाता है, निजी लाभ को बढ़ाने के उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता। यह बात ध्यान देने की है कि पूंजीवादी प्रणाली तो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था फ्री मार्केट इकोनॉमी पर आधारित होती है, लेकिन समाजवादी प्रणाली के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था अनिवार्यतः राज्य के नियंत्रण में रखी जाती है। देखिए दोस्तों, नॉर्मली आपको समाजवाद पूंजीवाद का मतलब पहले से ही पता होगा। पूंजीवाद का मतलब होता है कि ऐसी शासन की व्यवस्था जिसमें प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाता है, जो कंपटीशन होता है वो ज़्यादा होता है मार्केट में, और सरकार कम से कम हस्तक्षेप बाजार में करती है। मतलब सरकार कम से कम सरकारी उद्योग वगैरह खोलती है। सरकारी हॉस्पिटल्स ना के बराबर होते हैं, सरकारी स्कूल्स वगैरह नहीं होते, मेनली प्राइवेट सेक्टर ही सब कुछ होता है। ये होता है पूंजीवादी प्रणाली। ये विशेषताएं थी, हमने पिछली वीडियोज़ में इनको देख लिया था। समाजवाद का इसका उल्टा होता है। समाजवाद में ज़्यादातर चीज़ें सरकार के हाथों में होती हैं, सरकार के कंट्रोल में, नियंत्रण में होती हैं। जैसे सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, रेलवे सरकार के अधीन होना, बहुत सारी चीज़ें समाजवाद में, मैक्सिमम चीज़ें सरकार अपने हाथ में रखती है। तो यहाँ पर ये मैंने आपको मीनिंग समझा दी थोड़ी सी यहाँ पे समाजवाद की। यहाँ पे मेन फोकस है कि हमें एग्ज़ाम में काफ़ी कुछ लिखना होता है, तो काफ़ी हमें अब इसे डीपली पढ़ना है। तो यहाँ तक आपको इसकी मीनिंग समझ में आ गई होगी कि समाजवाद में ये नहीं होता कि हमें प्राइवेट मतलब एक व्यक्तिगत लाभ कमाना है, पूरे समाज का फ़ायदा होना चाहिए, पूरी सरकार का फ़ायदा हो, ऐसा उद्देश्य होता है समाजवाद में। यदि किसी देश में उदार लोकतंत्रीय प्रणाली अपनाने पर सत्तारूढ़ सरकार लगातार समाजवादी नीतियों को बढ़ावा देती है तो वहाँ लोकतंत्रीय समाजवाद अस्तित्व में आता है। यह व्यवस्था समाजवादी प्रणाली की श्रेणी में नहीं आ जाती। उदार लोकतंत्रीय प्रणाली के अंतर्गत सामाजिक और राजनीतिक जीवन को संचालित करने की प्रक्रिया निर्धारित कर दी जाती है ताकि परस्पर विरोधी हितों में अपने आप समायोजन हो जाए। अब देखो दोस्तों, लोकतंत्र के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था, शायद आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी, बट देखिए जब लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं उदार लोकतंत्र, समाजवादी लोकतंत्र। तो ये होता क्या है? देखो, लोकतंत्र का तो नॉर्मली मतलब है कि जनता स्वतंत्र होती है अपने प्रतिनिधियों को चुनने में। ये सारी चीज़ें होती हैं कि जनता के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें नॉर्मली होती है लोकतंत्र की मीनिंग में, कि जनता का शासन होता है। अब उदार लोकतंत्र और समाजवाद लोकतंत्र को समझिए। उदार लोकतंत्र वो लोकतंत्र होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता नागरिकों को दी जाती है। जैसे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो अमेरिका हो गया, तो यहाँ पर उदारवादी लोकतंत्र पाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है प्राइवेट सेक्टर को। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखिए कई बार सरकारें क्या करती हैं, समाजवादी नीतियाँ बनाती हैं। जैसे कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत एक लोकतंत्र था, लेकिन आज़ादी के बाद से भारतीय सरकार ने समाजवादी नीतियों को लाना शुरू किया। समाजवादी नीतियों का मतलब है कि जनता की भलाई के लिए कई सारी पॉलिसीज़ बनानी शुरू की, जैसे कि कल्याणकारी नीतियाँ, वेलफेयर पॉलिसीज़, जिसमें फ्री में शिक्षा मतलब न्यूनतम शिक्षा दी जा रही थी फ्री में। इसके अलावा हालांकि ये उस समय अधिकार नहीं था, बट फिर भी सरकार के द्वारा अनाज प्रोवाइड किया जा रहा था, अनाज दिया जा रहा था जनता को। तो ये समाजवादी नीतियाँ थीं। इन्हें अपनाने से कोई भी शासन व्यवस्था समाजवादी नहीं बन जाती। ठीक है, तो कई बार कई सारे देश समाजवादी नीतियां अपनाते हैं, बट यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो समाजवादी नीतियां अपना रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो समाजवादी प्रणाली बन गया है। आप समझ रहे हैं ना दोस्तों, कि यहाँ पर कहने का मतलब है कि कई बार समाजवादी नीतियाँ कोई भी सरकार अपनाती है तो उसको हम समाजवादी नहीं कह सकते। जैसे कि हम उसको ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर समाजवादी शासन है। जैसे कि भारत में हम क्या कहते हैं कि मिश्रित शासन था, ना तो समाजवाद था ना पूंजीवाद था पूरी तरह। इसके विपरीत जो उदार लोकतंत्रीय प्रणाली होती है वो उसमें काफ़ी स्वतंत्रता दी जाती है, स्पेशली वो पूंजीवाद को ज़्यादा उसमें बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको थोड़ा सा समाजवाद का अर्थ समझाया,
फिर यहाँ पर एक पॉइंट आ गया था उदार लोकतंत्र और समाजवादी लोकतंत्र। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को एक्सप्लेन किया है। कुछ चीज़ें अगर नहीं भी समझ में आ रही हैं तो कोई बात नहीं, एट द एंड आपको वो चीज़ें कंफर्म समझ में आ जाएंगी। समाजवादी प्रणाली वर्ग संघर्ष क्लास कॉन्फ्लिक्ट की संकल्पना पर आधारित है। इसके अनुसार जब तक समाज धनवान और निर्धन वर्गों में बटा है तब तक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था केवल धनवान वर्ग के प्रभुत्व को बढ़ावा देती है। इससे पूंजीपति यानी कि कैपिटलिस्ट प्रभुत्वशाली वर्ग और प्रभुत्वशाली वर्ग की स्थिति में आ जाते हैं और जनसाधारण अर्थात निर्धन कामगार वर्ग वर्किंग क्लास पराधीन वर्ग की स्थिति में पहुंच जाता है। देखिए दोस्तों, अब ये जो समाजवादी प्रणाली है, हमने समाजवाद के मीनिंग को पढ़ा। अब ये जो समाजवादी प्रणाली है ये वर्ग संघर्ष पर आधारित है। वर्ग संघर्ष मतलब कि समाज में दो वर्ग हैं। इसका मानना होता, ये जो व्यवस्था है समाजवादी ये मानती है कि समाज में दो वर्ग होते हैं, दो क्लासेस होती हैं, एक होता है निर्धन वर्ग और एक होता है मतलब धनवान वर्ग। तो ये जो समाज है उसमें परस्पर संघर्ष हो रहा है। समाजवादी प्रणाली के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो समाजवादी प्रणाली मानती है कि समाज में वर्ग संघर्ष हो रहा है और ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के कारण, यानी कि पूंजीवाद के कारण। समाजवादी प्रणाली इनडायरेक्टली कह रही है कि अगर समाज में पूंजीवाद होगा तो उससे फ़ायदा पूरा का पूरा जो अमीर लोग हैं उन्हीं को मिलेगा। पूंजीवाद का सारा फ़ायदा अमीर लोगों को ही मिलता है और जिसके कारण वो काफ़ी प्रभुत्वशाली बन जाते हैं, यानी कि उनके पास पावर आ जाती है। और जो कामगार वर्ग होता है, जो मतलब वर्किंग क्लास होती है, श्रमिक होते हैं, वो और भी मतलब निर्धन हो जाते हैं और उनकी जो स्थिति होती है वो पराधीन हो जाते हैं। मतलब कि वो अब अमीर लोगों के यानी कि जो पूंजीपति वर्ग है उनके अधीन रहने लगते हैं। अतः जनसाधारण के हितों की रक्षा के लिए यह जरूरी है कि उत्पादन और वितरण के प्रमुख साधनों का समाजीकरण कर दिया जाए, अर्थात उन्हें संपूर्ण समाज या राज्य के स्वामित्व और नियंत्रण में रख दिया जाए। सभी स्वस्थ नागरिकों के लिए श्रम को अनिवार्य बना दिया जाए और राज्य के सामाजिक आर्थिक लक्ष्य शुरू में ही निर्धारित कर दिए जाएं। इन सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सत्ता पर कामगार वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले साम्यवादी दल का एक अधिकार स्थापित कर दिया जाता है। इस तरह समाजवादी प्रणाली अपने ढंग से सत्तावादी प्रणाली को जन्म देती है। तो देखिए दोस्तों, अब ये जो प्रणाली है समाजवादी प्रणाली है, उसका मानना है कि देखो समाज में पूंजीवाद के कारण, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के कारण क्या होता है कि जो अमीर वर्ग होता है अब वो काफ़ी अमीर हो जाता है, अब वो प्रभुत्वशाली बन जाता है। और जो निर्धन कामगार वर्ग होता है वो पराधीन वर्ग यानी कि अमीर लोगों के अधीन रहने वाला वर्ग बन जाता है और उसकी स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। तो अब समाजवादी प्रणाली कहता है कि इस व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए कि जो उत्पादन के जो साधन हैं, उत्पादन के साधन मतलब जिससे पैसा मतलब उत्पन्न होता है, चाहे वो कंपनियां हों, मशीनें हों, बड़ी बड़ी ज़मीनें हों, कुछ भी हों, तो जो उत्पादन के साधन हैं या जो भी चीज़ें समाज में हैं उन सभी का जो स्वामित्व है उन पर पूरे समाज का अधिकार होना चाहिए। मतलब संपूर्ण जो पूरा का पूरा जो समाज होता है उसे मतलब उत्पादन और जो वितरण के साधन हैं उसका स्वामित्व उनके पास होना चाहिए और सभी लोगों के लिए जो श्रम है, आवश्यक श्रम यानी कि मजदूरी करना या अपना काम करना, उसे आवश्यक बना देना चाहिए। मतलब क्या होता है, देखो जो अमीर वर्ग के व्यक्ति होते हैं वो कुछ खास श्रम नहीं करते, वो माइंड से ही अपना पैसा कमाते हैं। बट यहाँ पे कहा जा रहा है कि उत्पादन के साधन जो भी संपत्ति है उसको वो सबकी होनी चाहिए, उस पर सभी का अधिकार होना चाहिए और सभी व्यक्तियों को श्रम करना चाहिए, मतलब काम करना चाहिए। ये पूंजीवाद, ये समाजवाद व्यवस्था का मानना है। और ये सारी चीज़ें सही ढंग से हों इसलिए समाजवादी प्रणाली कहती है कि एक साम्यवादी दल भी होना चाहिए जिसमें जो कामगार वर्ग है, कामगार मतलब जो निर्धन वर्ग है, उसका उसमें प्रतिनिधित्व हो, उसमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार उसमें कामगार वर्ग का हो। तो दोस्तों यहाँ तक हमने समाजवाद की थोड़ी सी मीनिंग को देखा। फिर हमने देखा कि समाजवाद कहता है
कि जो समाज है वो एक कॉन्फ्लिक्ट का समाज है, जिसमें कामगार वर्ग और पूंजीपति वर्ग या धनवान वर्ग के बीच आपस में संघर्ष होता है, क्योंकि एक अमीर है और दूसरा गरीब। अब इस समस्या को हल करने के लिए समाजवाद कहता है कि जो उत्पादन और वितरण के जो संसाधन हैं, जिनसे पैसा मतलब उत्पन्न होता है, अनाज उत्पन्न हो रहा है या उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, समझ रहे हैं आप, मशीनें हो गई, संपत्तियां हो गई, बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, कुछ भी हो गया, तो इन सभी पर समाज का अधिकार होना चाहिए पूरे के पूरे, और ये सारी चीज़ें राज्य के अंडर में, सरकार के अंडर में होनी चाहिए। और समाज को कंट्रोल करने के लिए जो सरकार होगी वो साम्यवादी दल की होगी, कम्युनिस्ट पार्टी की होगी। और कम्युनिस्ट पार्टी में कौन होगा प्रमुख रूप से? वो होंगे कामगार वर्ग के लोग, प्रतिनिधित्व। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने काफ़ी हद तक समाजवाद को पढ़ लिया, बट अगर हमने इसकी विशेषताओं को नहीं पढ़ा तो हम काफ़ी चीज़ें छोड़ देंगे, इसलिए इसकी विशेषताएं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए अब हम इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। समाजवाद की जो प्रमुख विशेषता है वो ये है, पहली, कि इसके अंतर्गत मार्क्सवाद, लेनिनवाद या इससे जुड़ी विश्व दृष्टि को आधिकारिक विचारधारा के रूप में मान्यता दी जाती है और वही इसकी वैधता का स्रोत होती है। अब समाजवाद की जो असली मीनिंग है उसे मार्क्सवाद और लेनिन और मार्क्स ने जो विचार दिया है समाजवाद को लेकर, उसको प्रमुखता दी जाती है। मतलब कि जो ये समाजवाद है वो लेनिन और मार्क्स के विचारों पर ही आधारित है मेनली रूप से। अब इन्होंने ही साम्यवाद जैसी बातें की थी, तो मेनली रूप से जो समाजवादी विचारधारा है वो इन्हीं से अपनी वैधता प्राप्त करती है। दूसरी विशेषता है, सारी आर्थिक गतिविधि राज्य के स्वामित्व और नियंत्रण में रखी जाती है और उसे केंद्रीय प्रशासनिक नियोजन के अनुरूप चलाया जाता है। मतलब कि जो भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं, यानी कि जो भी व्यापार हो या कुछ भी हो, जो भी चीज़ें होती हैं, उन सभी चीज़ों पर स्वामित्व स्टेट का होता है, राज्य का होता है। एक तरह से सरकार का पूरा नियंत्रण और स्वामित्व सभी आर्थिक गतिविधियों पर होता है। तीसरी विशेषता है, इसमें साम्यवादी दल संपूर्ण राजनीतिक गतिविधि और निर्णय प्रक्रिया की धुरी होता है। प्रचलित संविधान के अंतर्गत इसे समाज की मार्गदर्शक एवं प्रेरक शक्ति माना जाता है। इसे राजनीतिक प्रणाली और राज्य के संगठन के मुख्य केंद्र के रूप में मान्यता दी जाती है। तो देखिए दोस्तों, तीसरी विशेषता ये है कि जहाँ पर समाजवादी प्रणाली पाई जाती है वहाँ पर जो प्रमुख राजनीतिक दल होता है, पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो होती है साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी। और सारी की सारी जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, राजनीतिक गतिविधियाँ होती हैं, चाहे आंदोलन हो, चाहे भाषण हो, सब कुछ साम्यवादी दल के द्वारा ही किया जाता है, कोई दूसरा दल नहीं पाया जाता। इसकी चौथी विशेषता है, अधिकांश महत्वपूर्ण निर्णय दल के स्तर पर किए जाते हैं। राज्य के अंग मुख्यतः उनका अनुमोदन और कार्यान्वयन करते हैं। दल के उच्च अधिकारी दल में रहते हुए राज्य के उच्च पदों को भी संभालते हैं। इससे राज्य के अंगों पर दल के प्राधान्य की पुष्टि होती है। देखिए दोस्तों, किसी भी देश को चलाने में मेन जो सरकार के अंग होते हैं वो होते हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। लेकिन जहाँ पर साम्यवादी शासन होता है, जहाँ पर समाजवादी शासन पाया जाता है, जैसे कि चाइना में, तो वहाँ पर एक ही राजनीतिक दल प्रभुत्व होता है और वहाँ पर जो सरकार के अंग होते हैं, जैसे कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तो इन अंगों में, ये जो सरकार के अंग होते हैं, इनमें जो राजनीतिक पार्टी के लोग होते हैं उन्हीं का प्रभुत्व रहता है। जो बड़े अधिकारी होते हैं उस साम्यवादी दल के, कम्युनिस्ट पार्टी के, वही लोग इन अंगों के जो महत्वपूर्ण पद होते हैं उन पर बैठे होते हैं। इसके अलावा एक प्रमुख विशेषता है, राजनीतिक पदों के चुनाव के लिए मतदाताओं को केवल साम्यवादी दल के द्वारा मनोनीत उम्मीदवारों का चयन करना पड़ता है। उन्हें अन्य किसी उम्मीदवार का चुनाव करने का अवसर नहीं दिया जाता। अब यहाँ पर जो वोटिंग होती है समाजवादी प्रणाली में, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं होती, वो कैंडिडेट के लिए होती है। देखो, जैसे कि भारत में कांग्रेस, बीजेपी, ये क्या है? ये पार्टी ही हैं।
हम राहुल गांधी को वोट नहीं देने जाते, हम कांग्रेस को वोट देने जाते हैं। हम मोदी को वोट देने नहीं जाते, नरेंद्र मोदी को वोट देने हम नहीं जाते, हम बीजेपी को वोट देने जाते हैं। तो यहाँ पे हम इंसान को वोट नहीं दे रहे, हम यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट दे रहे हैं। बट चाइना में ऐसा नहीं होता। चाइना में तो एक ही पार्टी है, जहाँ साम्यवादी दल। तो वहाँ पर क्या है, साम्यवादी दल जो भी कैंडिडेट खड़ा करती है, मान लो उसने 3 कैंडिडेट को खड़ा कर दिया, तो जनता के पास बस 3 ही ऑप्शन होते हैं कि वो उन तीनों कैंडिडेट में से अपने किसी, जो भी उसे पसंद है जनता को, उन्हें वोट करें। तो मतलब यहाँ पे कोई पार्टी को आप चुनाव वोट नहीं करते हो, यहाँ पर आप कैंडिडेट को या उम्मीदवार को वोट करते हो। और वो कौन सा उम्मीदवार खड़ा होता है चुनाव में, जिसे साम्यवादी दल मनोनीत करता है। मतलब साम्यवादी दल ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने 3 मान लो लोगों को चुना है, तो 3 लोग ही चुनाव के लिए खड़े होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। इसके अलावा इसमें नागरिक स्वतंत्रताओं के मुकाबले नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को प्राथमिकता दी जाती है। देखिए दोस्तों, अब एक विशेषता है साम्यवादी शासन की, यानी कि समाजवादी जो शासन होता है उसमें एक विशेषता ये है कि समाजवादी प्रणाली में नागरिकों की स्वतंत्रता पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि उनके सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को दिया जाता है। मतलब जैसे कि डेमोक्रेसी वगैरह में नॉर्मल जो लिबरल डेमोक्रेसी होती है, जैसे कि भारत हुआ, अमेरिका हुआ, तो यहाँ पर क्या होता है कि स्वतंत्रता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए, बोलने की आज़ादी पूरी होनी चाहिए। अब यहाँ पर हो सकता है कि उतना हेल्थ या एजुकेशन पर उतना ध्यान या उतना मतलब ना ध्यान दिया जाए, लेकिन स्वतंत्रता पर बहुत ध्यान दिया जाता है। भारत हुआ या जो भी लिबरल डेमोक्रेसी जहाँ पर आज के टाइम पे पाई जा रही है, वहाँ पर हम यही देखेंगे कि जो नागरिक स्वतंत्रता होती है, जैसे कि वोटिंग राइट हुए, इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया जाता है। लेकिन समाजवादी प्रणाली में जो सामाजिक और आर्थिक अधिकार होते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि सभी लोगों को रोटी कपड़ा और मकान मिलना चाहिए। तो सरकार कल्याणकारी नीतियों पर ज़्यादा ध्यान देती है, भले ही सरकार कुछ स्वतंत्रताओं को कम क्यों ना कर दे सरकार, बट सरकार सामाजिक और आर्थिक अधिकारों पर ही ध्यान ज़्यादा देती है। यह जरूरी नहीं कि सारी समाजवादी प्रणालियों में ये सारे लक्षण ज्यों के त्यों मिलें, इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन या समायोजन भी संभव है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमने समाजवादी व्यवस्था को पूरी तरह पढ़ लिया है। मतलब समाजवाद की जो जितनी भी मीनिंग हैं उन सभी को हमने, समाजवाद की जो विशेषताएं हैं उन सभी चीज़ों को हमने ध्यान से समझ लिया है। तो यहाँ तक आपको समाजवाद काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे कि चीन हो गया, जो पूर्ववर्ती, जो पहले सोवियत रूस था, सोवियत संघ था, यूएसएसआर, वो था समाजवादी प्रणाली का एक बहुत अच्छा उदाहरण। इससे पहले जो हंगरी हुआ, पोलैंड हुआ, यहाँ पर भी समाजवाद का काफ़ी प्रभाव था। तो ये सारे जो देश थे वो समाजवादी प्रणाली के एक प्रमुख उदाहरण थे। आज के टाइम पर सबसे अच्छा उदाहरण चीन है। हालांकि अगर हम चीन को देखें तो ये जो विशेषताएं हैं, ये सारी विशेषताएं चीन में नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि चीन में भी पूंजीवाद फैल रहा है। हालांकि वो साम्यवादी दल है, सब कुछ समा कहता है कि हम समाजवादी देश हैं, बट फिर भी वहाँ पर जो नीतियाँ अपनाई जा रही हैं वो पूंजीवादी नीतियाँ अपनाई जा रही हैं अब। बट हाँ, जैसे कि कुछ विशेषताएं हैं, साम्यवादी दल है वहाँ पर, एकमात्र राजनीतिक दल है, और भी विशेषताएं हैं जो पाई जाती हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि दुनिया में जितने भी देश हैं, समाजवादी जितने भी देश हैं, वहाँ पर ये सारी विशेषताएं जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ज्यों की त्यों पाई जाती हों, थोड़ा बहुत फर्क हर देश में होता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने समाजवाद की मीनिंग को पूरी तरह समझ लिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं समाजवाद के उदय की। कई बार इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन होता है। देखिए, आप कभी भी आंसर लिखेंगे तो आप, जो मैंने अभी समाजवाद का अर्थ पढ़ाया आपको, आप वो भी थोड़ा सा लिखेंगे। फिर अगर आपसे मेनली पूछा है कि समाजवाद का उदय बताइए, तो अब जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। तो फ्रेंड्स, समाजवाद के इतिहास को खंगालने पर हम देखते हैं कि राजनीतिक चिंतन के इतिहास में समाजवाद की उत्पत्ति अचानक नहीं हुई, वरन व्यक्तिवादी विचारधारा की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप समाजवाद का विकास हुआ। इसे एक निश्चित विकास क्रम की अनिवार्य परिणति माना जाता है, जिसका एक भिन्न विचारधारा के तौर पर
आगमन औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि में हुआ। समाजवाद राजतांत्रिक व्यवस्था व व्यक्तिवादी व्यवस्था दोनों के विरुद्ध प्रतिक्रिया का तार्किक परिणाम है। देखिए दोस्तों, हम लोग क्या सोचते हैं नॉर्मली कि जब मार्क्स आए थे, मतलब जो मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स, उनके आने से ही समाजवाद का उदय दिखाई देता है। बट ऐसा नहीं है। समाजवाद का उदय अचानक से नहीं हुआ, इसकी उत्पत्ति अचानक से नहीं हुई है, बल्कि इतिहास को जब हम देखते हैं तो बहुत समय पहले भी समाजवाद के कुछ गुण, कुछ विशेषताएं पहले भी समाज में विद्यमान थीं। और वैसे मेनली रूप से देखा जाए तो जो समाजवाद है वो व्यक्तिवादी विचारधारा की प्रतिक्रिया। देखिए, व्यक्तिवादी विचारधारा ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता और पूंजीवाद को बढ़ावा देती है। डायरेक्ट में कहूँ तो व्यक्तिवादी विचारधारा जो है, औद्योगिक क्रांति जो है, उसने पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। अब पूंजीवाद के विरुद्ध, व्यक्तिवादी विचारधारा के विरुद्ध जो चीज़ उभर कर आई वो थी समाजवाद। तो मेनली कहा जाता है कि समाजवाद की उत्पत्ति व्यक्तिवादी विचारधारा और औद्योगिक क्रांति के प्रतिक्रिया में हुई। मतलब एक, जैसे कि आपको किसी ने कुछ कहा तो आप जवाब में कुछ कहेंगे, तो औद्योगिक क्रांति का एक जवाब के रूप में समाजवाद सामने आया। मेनली अगर हम बात करें तो कुछ विशेषताएं तो बहुत पहले प्राचीन समय में भी विद्यमान थी, बट मेनली रूप से देखें तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की प्रतिक्रिया के रूप में, जवाब के रूप में समाजवाद की उत्पत्ति देखी गई। व्यापक रूप से देखने पर मनुष्य की समानता या न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के अर्थ में अत्यंत प्राचीन काल से ही इस प्रकार की विचारधारा के स्रोत प्राप्त किए जा सकते हैं। भारत के गौरवशाली अतीत में समाजवादी भावबोध के दर्शन होते हैं। मतलब कि अगर हम इतिहास में देखते हैं तो हमें ऐसे कई सारे समाजवाद के गुण मिल जाते हैं जो कि समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे। मतलब ऐसे गुण जो समाजवादी विचारधारा के निकट हैं वो हमें इतिहास में देखने को मिल जाते हैं। यदि भारतीय धार्मिक साहित्य का सूक्ष्म अवलोकन करें तो यह ज्ञात होता है कि लोक कल्याण की सामाजिक भावना धार्मिक संहिताओं में सभ्यता के प्रारंभ से ही विद्यमान थी। ऋग्वेद में दानदाता का गुणगान तथा कृपण की निंदा की गई है और इसके साथ ही धन के समान वितरण पर जोर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम भारत के धार्मिक साहित्य को देखते हैं जब, तो हमें पता चलता है कि भारत के धार्मिक साहित्यों में भी समानता पर बल दिया गया है। कैसी समानता? कि जो धन की जो समानता है उस पर बल दिया गया है, धन के संकेंद्रण पर कुछ मतलब खास मतलब उसका समर्थन नहीं किया गया है। तो ये भी एक विचार है कि यहाँ पर भी एक समाजवादी विचार देखने को हमें मिलता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं भी समझ में आ रही तो कोई बात नहीं। देखो, अब प्रॉब्लम ये है कि आपका जो टॉपिक है वो काफ़ी बड़ा है, अब उसे डिटेल में पढ़ाना ही पड़ेगा। अगर मैं शॉर्ट कर देता हूँ तो क्वेश्चन अगर थोड़ा अलग से बन जाएगा तो हमारा पूरा पढ़ना बेकार हो जाएगा, इसलिए मैं डिटेल में सारे टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ। और ऐसे में अगर कुछ बातें आपको नहीं समझ में आ रही, बहुत सारे बच्चे हैं जो इतने अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आ रहे, उन्हें नहीं समझ में आ रही, तो डरिए मत, घबराइए मत। जितनी भी बातें समझ में आ रही हैं, कम से कम आप उतना तो लिख कर आओगे ना एग्ज़ाम में। तो आप वीडियो देखो, बस देखने से होगा ये कि एटलीस्ट पूरे चैप्टर में से अगर आधा चैप्टर भी समझ में आ गया तो माइंड में कुछ तो गया, आप कुछ तो लिख कर आओगे ना, खाली तो नहीं छोड़ोगे। अगर एक की जगह 2 बार देख लोगे, उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिनको बिल्कुल समझ नहीं आता है नॉर्मली चीज़ें, जो मतलब पढ़ने में उतने अच्छे नहीं हैं, उनके की बात मैं अगर कर रहा हूँ, तो अगर वो पूरी वीडियो 1-2 बार देख लेते हैं तो काफ़ी अच्छा उनका एक माइंडसेट तैयार हो जाएगा, वो काफ़ी अच्छी चीज़ें लिख सकते हैं। और जो बच्चे पहले से अच्छे हैं उन्हें यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। अगर नहीं भी हो रही तो घबराइए मत भाई, कॉलेज का सिलेबस इतना भी इजी नहीं होता। तो कोई नहीं दोस्तों, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं इसी में। इस तरह की विचारधारा के दर्शन अन्य धर्मों में भी होते हैं। मसलन ओल्ड टेस्टामेंट में प्राचीन यहूदी पैगंबरों की वाणी में भी ऐसा उल्लेख मिलता है। यहाँ पर जो पैगंबर है वो इस्लाम धर्म की बात नहीं, यहाँ पर जो यह पैगंबर है वो यहूदी पैगंबरों की बात हो रही है। तो देखो दोस्तों, जैसे कि भारत के ऋग्वेद वगैरह में, या अब आप कहेंगे ऋग्वेद में तो सर जातिगत असमानता की बात की गई, तो यहाँ पे वो वाली असमानता नहीं, यहाँ पे समाज में धन का समान वितरण हो, कुछ ऐसी बात की जा रही है। तो ऋग्वेद हो गया या जो
भारत के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ हो गए, उनमें भी ऐसे विचार मिलते हैं जो कि समाजवाद से मिलते हैं। कुछ विचार देखे जा सकते हैं। उसी तरह विश्व के कुछ दूसरे भी ग्रंथ हैं, जैसे कि ओल्ड टेस्टामेंट एक ग्रंथ है, बहुत पुराने ग्रंथ हैं ये यूरोप के। तो यहाँ पर भी हमें कई सारे ऐसे विचार मिलते हैं जो कि समाजवाद से प्रेरित हैं, मतलब समाजवाद से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जिन्होंने धनिकों यानी कि जो अमीर लोग थे उनके अत्याचारों की निंदा कर एक ऐसे न्यायपूर्ण समाज की कल्पना की जिसमें राजा धनिकों को दंड देकर निर्धनों के हितों की रक्षा करेगा। तो मतलब वही कि दूसरे जो ग्रंथ हैं उसमें भी निर्धनों की रक्षा की बात की गई है। परंतु यहाँ यह कहना आवश्यक हो जाता है कि इन सभी पैगंबरों या विचारकों के विचार धर्म प्रधान थे, जिनका आधार समाज न होकर धर्म था, अर्थात धार्मिक संदर्भ में सभी समान हैं या सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं, अतः एक व्यक्ति को दूसरे के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो विचार थे जिन्हें हम कह रहे हैं कि समाजवाद की विचारधारा से काफ़ी मिलते जुलते हैं, असल में ये जो विचार थे वो धार्मिक विचार थे। जैसे कि हम सभी एक भगवान की संतान हैं, तो जब हम एक ही भगवान की संतान हैं तो हम सब में भेदभाव तो नहीं होना चाहिए, सभी को एक ही नज़र से देखा जाना चाहिए, सबके पास पैसा होना चाहिए कि वो अपना गुजारा कर सके। तो ये धार्मिक विचार थे। वैदिक साहित्य में समान वितरण का संभवतः सबसे स्पष्ट उल्लेख सामंजस्य सूक्त में है। आपका जल पीने का स्थान समान हो, सब में अन्न का वितरण एक जैसा हो, इसी सूक्त में वर्तमान समाजवादियों के आदर्श का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि तुम सबको एक साथ मिलकर चलने वाला एक मन तथा समान रूप में बांटकर एक साथ भोजन करने वाला बनना है। दोस्तों देखिए, जो वैदिक ग्रंथ हैं उनके ऊपर कई सारे सूक्त लिखे गए हैं। सूक्त एक तरह से वेदों की बात सूक्तों में लिखी गई है, कई सारे आप चैप्टर्स कह सकते हैं इनको। तो सूक्त एक सूक्त है सामंजस्य सूक्त, जिसमें समानता की बात की गई है कि समान वितरण होना चाहिए, जैसे कि जल का स्थान समान हो, अन्न का एक जैसा वितरण हो, बंटवारा हो लोगों में, मतलब एक साथ मिलकर लोग चलें, समाज की जो चीज़ें हैं वो समान रूप से सभी लोगों को मिलें। तो ये सारी बातें स्पष्ट तौर पर समानता की ओर संकेत कर रही हैं, जो कि समाजवादी विचारधारा से मिलती जुलती है। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो समाजवाद का उदय हुआ, अगर हम इतिहास में देखें तो समाजवाद की कई सारी विशेषताएं हमें हिस्ट्री में देखने को मिलती हैं। इतिहास के बहुत सारे जो ग्रंथ हैं, चाहे वो भारत का ग्रंथ हो, चाहे यूरोप में कई सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उसमें हमें ऐसे कई सारे विचार मिलते हैं, जिसमें लिखा है कि धन का संग्रह मत करो। जैसे कि बुद्ध हो गए, जैन हो गए, इन लोगों के जो सिद्धांत थे इसमें क्या था कि धन का संग्रह मत करो, किसी को ज़्यादा लूटो मत। लूटने का मतलब किसी को, जैसे कि आज की जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें क्या हो रहा है कि 1 रुपये का सामान 100 रुपये में बेचा जा रहा है, तो ये लूट है एक तरह से। तो सामान अगर कोई बेच रहा है तो वो उतना ही कमाए जितना सही है, जितना जायज़ है। तो एक तरह से जो समाजवादी विचारधाराएं हैं उनके कुछ लक्षण हमें प्राचीन समय में भी मिल जाते हैं, बट वास्तव में हकीकत में जो साम्यवाद है उसका उदय हुआ औद्योगिक क्रांति की प्रतिक्रिया के रूप में। जब औद्योगिक क्रांति आई तो दार्शनिकों ने देखा, विचारकों ने देखा कि औद्योगिक क्रांति के कारण साफ तौर पर एक वर्ग है कामगार वर्ग और साफ तौर पर एक दूसरा वर्ग है पूंजीपति वर्ग। तो साफ तौर पर यहाँ पे स्पष्ट वर्ग संघर्ष दिखाई दिया दार्शनिकों को। तो औद्योगिक क्रांति और जो पूंजीवादी विचारधारा थी उसकी प्रतिक्रिया के रूप में, उसकी आलोचना के रूप में समाजवाद स्पष्ट तौर पर सामने आया। तो इस तरह समाजवाद का उदय हुआ। जब हम बात करेंगे समाजवाद के विकास की, तो उदय और विकास दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आप उदय को याद रखना और विकास वाले जो टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे उसमें आप ऐड कर लेना इसको। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने समाजवाद को देखा, समाजवाद के उदय को समझा, काफ़ी बातें हमने यहाँ तक कर ली। अब हम बात करते हैं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में समाजवाद की। देखिए, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का मैं मतलब बता देता हूँ। देखिए, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का मतलब है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। देखिए, जो
इंडिया है उसके लिए वेस्ट क्या है? जो यूरोप है, यूरोप का जो एरिया है वो पूरा का पूरा वेस्ट, उसे हम वेस्ट कहते हैं। मतलब भारत के पश्चिम से जितनी भी चीज़, एशिया का जो पश्चिम में है वो क्या है? उसे हम वेस्ट कहते हैं। तो वहाँ पर यानी कि यूरोप में जो राजनीतिक विचारक थे, उनके द्वारा जो थॉट्स दिए गए, उनके द्वारा जो विचार दिए गए, उसे हम पाश्चात्य राजनीतिक विचार कहते हैं। जैसे कि प्लेटो, अरस्तु, एरिस्टोटल वगैरह जो हैं, तो इनके विचारों को हम पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन कहते हैं। तो अब पाश्चात्य राजनीति में यानी कि यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था में, यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था का मतलब आज का पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। मतलब यहाँ जो विचारक थे, वेस्टर्न विचारक, उन्होंने समाजवाद को किस नज़र से देखा या उन्होंने समाजवाद की क्या बातें की, अब हम ये देखने जा रहे हैं। टॉपिक थोड़ा बड़ा है ये वाला और थोड़ा सा बोरिंग भी लगेगा, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि ईजिली आपको ये समझा दूँ, जल्द से जल्द इसे ख़त्म करूँ। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में समाजवाद की पहचान का सिलसिला प्लेटो से शुरू होता है। यद्यपि प्लेटो से पहले सोफिस्ट और सुकरात भी राजनीतिक चिंतन में आते हैं, लेकिन इन्होंने राज्य के शासन सिद्धांत या वैचारिक बिंदुओं के आधार पर कभी समाजवादी सिद्धांतों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं की। अतः प्लेटो से ही इसके उदय की व्याख्या प्रतीत होती है। तो देखो दोस्तों, समाजवाद की जब हम बात करते हैं तो अगर वेस्ट की में बात करें अगर समाजवाद की, तो कहा जाता है कि प्लेटो से समाजवाद का सिलसिला शुरू होता है। मतलब पहले किसी भी दार्शनिक ने समाजवाद के ऊपर अपने विचार नहीं दिए थे। सबसे पहले प्लेटो ने ही समाजवादी विचारधारा यानी कि समाजवाद के बारे में कुछ बातें कही थी। अब प्लेटो से पहले जो दार्शनिक थे वो थे सुकरात, सोफिस्ट। अब सुकरात और सोफिस्ट जो थे उन्होंने कुछ खास मतलब बातें नहीं की, इसलिए हम कहते हैं कि प्लेटो से ही समाजवाद की पहचान या उसका मतलब चलन शुरू होता है। प्लेटो ने अपने महान ग्रंथ द रिपब्लिक में आदर्श राज्य का जो चित्रण किया है उसमें समाजवाद के बीज सन्निहित हैं। प्लेटो ने व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार की समाप्ति का विचार प्रस्तुत किया था। इस विचार का आधार था कि व्यक्तिगत संपत्ति तथा परिवार व्यक्ति को उसके सामाजिक जीवन से पथ भ्रष्ट कर देते हैं। प्लेटो अपने आदर्श राज्य के प्रथम दो वर्गों यथा शासक तथा सैनिक वर्ग के लिए संपत्ति व परिवार का निषेध करता है। देखिए दोस्तों, अब प्लेटो को ऐसा क्यों माना जाता है कि वही पहला दार्शनिक था वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में, कि पहला दार्शनिक वही था कि उसी ने समाजवादी सिद्धांतों की बात की या व्याख्या की। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है, देखो प्लेटो ने कई सारी बुक लिखी होंगी हैं वैसे, बट इसकी जो मेन बुक है वो है, उसका नाम है रिपब्लिक। अब रिपब्लिक में प्लेटो ने एक दार्शनिक राजा की बात की, इसे आप 5th सेमेस्टर में आई थिंक पढ़ोगे। उसने बात की है दार्शनिक राजा वगैरह की, यानी कि दार्शनिक शासक की बात की है कि दार्शनिकों को शासक बनाया जाना चाहिए। फिर अपनी बात को प्रूफ करने के लिए, पूरा सिस्टम बनाने के लिए उसने बात की है परिवार और संपत्ति के साम्यवाद की। मतलब दार्शनिक का जो परिवार होगा, जो सैनिक वर्गों का जो परिवार होगा, वो होगा साझा परिवार। किसी को नहीं पता होगा कि मतलब मेरा बच्चा कौन है, मेरा परिवार कौन है, स्पेशली किसी को पर्सनली पता नहीं होगा। साझा परिवार होगा, साझी संपत्ति होगी, किसी को नहीं पता होगा कि ये वाली संपत्ति मेरी है या किसी की, सबका उस पर अधिकार होगा नॉर्मली। तो ये साम्यवाद की बात करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्लेटो को पहला विचारक माना जाता है वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन पत्नियों और संपत्ति के समूह अधिक साधुवादी थे। इस तरह प्लेटो का आदर्श समाज ऊपर से निर्देशित और असमान था, जिस एवज में प्लेटो को पूर्ण रूप से समाजवादी नहीं कहा जा सकता। देखो दोस्तों, प्लेटो ने अपने सिद्धांत में जो शासक वर्ग होगा, उसने कहा था कि दार्शनिक यानी कि फिलोसफर को राजा बनाया जाएगा, और फिलोसफर के लिए जो सैनिक वगैरह होंगे जो राज्य को संभालेंगे और जो भी लोग होंगे, और सिर्फ उन्हीं के साम्यवाद की बात की थी कि उनकी पत्नियों का साम्यवाद होना चाहिए, मतलब साझा परिवार होना चाहिए, परिवार और साझी संपत्ति होनी चाहिए, ये बातें उसने की थी, जो कि साधुवादी थी। साधुवादी का मतलब है कि उसने दार्शनिक को राजा इसलिए बनाने की बात की थी कि
उसने कहा था कि दार्शनिकों के अंदर कोई मोह माया नहीं होती। मोह माया का मतलब कि उनके अंदर कोई भी लालच नहीं होगा, वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। तो बहुत साधुवादी प्रवृत्ति की बात की थी उसने। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्लेटो ने जो भी समाजवाद की बात की, उसे पूर्ण रूप से समाजवाद की हम संज्ञा नहीं दे सकते। उसे हम ये नहीं कह सकते कि उसने पूरी तरह समाजवाद की व्याख्या की है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे कुछ पॉइंट अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट अभी आप इसे थोड़ा सा रटिए या समझिए, कोशिश कीजिए समझने की, क्योंकि थोड़ा हार्ड टॉपिक है, क्योंकि ये 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट से कनेक्टेड है, मतलब बड़े एग्जाम से कनेक्टेड है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आपको। प्लेटो के पश्चात सर थॉमस मूर की रचना यूटोपिया थी, जिसने गणतंत्रवादी रुझान के बावजूद वर्तमान समाज के एक विकल्प की कल्पना पेश की, और शायद इसीलिए यूटोपिया प्राथमिक समाजवादी रचना मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब प्लेटो ने जो भी बात की थी समाजवाद की, इसलिए हम उसे कहते हैं कि उसने वो पहला व्याख्या करता था समाजवाद का। बट फिर हमने देखा कि नहीं, समाजवाद के बारे में प्लेटो कोई एक सही बात नहीं कहता है। वो जो भी बातें कहता है वो थोड़ी सी समाजवाद से अलग भी लग रही हैं। हालांकि वो बात करता है साम्यवाद की, बट वो थोड़ी अलग लग रही है, इसलिए पूरी तरह उसे सही नहीं मानते। बट प्लेटो के बाद एक आते हैं सर थॉमस मूर। ये एक दार्शनिक है, ये अपनी एक बुक लिखते हैं जिसका नाम होता है यूटोपिया। अब यूटोपिया में जो भी विचार थे, उनसे लगता है लोगों को कि हाँ, यूटोपिया पहला वो ग्रंथ है जो कि समाजवादी माना जा सकता है। हाँ, माना जा सकता है कि ये जो ग्रंथ है वो एक समाजवादी ग्रंथ है, जिसमें समाजवाद की बात की गई है। सर थॉमस मूर की रचना में वे आदर्श पाए जाते हैं जिन पर वे स्वयं बल देते रहे हैं, अर्थात निजी संपत्ति की समाप्ति, कार्यों के प्रति सभी की जिम्मेदारी, समान अधिकार, धन के प्रति अधिकार, राजकीय प्रशासन, उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण और गरीबी तथा शोषण की समाप्ति। अब ये जो दार्शनिक थे मूर, इन्होंने अपनी रचना में यूटोपिया की जो ये इन्होंने बुक लिखी, उसमें इन्होंने ये सारी बातें की जो समाजवाद की बातें होती हैं, जैसे कि निजी संपत्ति की समाप्ति हो जाए, प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म किया जाए, सबकी जिम्मेदारी हो, सबके पास एक जैसे अधिकार हों, धन के प्रति सबको अधिकार दिया जाए, राजकीय मतलब सरकार का जो प्रशासन है उसको बढ़ाया जाए, सरकार ज़्यादा नियंत्रण रखे, गरीबी हो कम हो, शोषण कम हो, ख़त्म हो, राज्य का नियंत्रण बढ़े। ये सारी बातें इन्होंने की, जो कि समाजवादी बातें हैं। सर थॉमस मूर ने इंग्लैंड की तत्कालीन अन्यायपूर्ण व्यवस्था पर तीक्ष्ण कटाक्ष करते हुए यूटोपिया नामक टापू की आदर्श व्यवस्था का वर्णन किया है, जिसमें सभी व्यक्ति अपने परिश्रम से उत्पन्न वस्तुओं को एक स्थान पर रख देते हैं और वहां से अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं प्राप्त करते रहते हैं। मूर के इस टापू पर किसी के पास व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है और इसमें शांति का अखंड साम्राज्य है। देखिए दोस्तों, एक टापू है यूटोपिया, जो कि काफ़ी मतलब अलग से देखा जाए तो कोई फेमस नहीं है, बट सर थॉमस मूर ने जब बुक लिखी थी यूटोपिया, तो उन्होंने इस टापू को ही ध्यान में रखते हुए लिखी थी। अब यूटोपिया एक छोटा सा द्वीप है जहाँ पर जो लोग रहते हैं वो समाजवादी गतिविधियों को अपना रहे थे। तो यूटोपिया द्वीप से, आइलैंड से प्रभावित होकर थॉमस मूर ने अपनी बुक का नाम लिखा यूटोपिया, और उसमें उन्होंने ये सारे समाजवादी जो भी चीज़ें थी उसको उन्होंने लिखा। उन्होंने इंग्लैंड की जो बेकार व्यवस्था थी, जो अन्यायपूर्ण थी, उस पर उन्होंने मतलब उसकी आलोचना करते हुए यूटोपिया के बारे में बताया कि वो एक छोटा सा आइलैंड है। आई थिंक ये अमेरिका यूएसए के आसपास है, तो यहाँ पर आइलैंड है, यहाँ पर जो भी लोग हैं वो मिलजुल कर काम करते हैं, फिर समानता के साथ रहते हैं। ये सारी बातें उन्होंने की, और एक इस तरह से उन्होंने इंग्लैंड की शासन व्यवस्था, जो कि उस समय अन्यायपूर्ण थी गरीबों के लिए, उसकी आलोचना की। परंतु मूर ने एक ऐसे समाज की रचना की थी जो कि एक स्वप्न देश सा प्रतीत होता है। वह ऐसे स्वप्न लोकीय देश में सबको सुखी व प्रसन्न देखना चाहते हैं। उन्होंने तत्कालीन इंग्लैंड की सामाजिक अवस्थाओं पर प्रकाश डाला और औद्योगिक संगठन के सिद्धांतों तथा श्रम, कृषि, शिक्षा, धर्म, दंड व्यवस्था यानी कि पनिशमेंट की जो व्यवस्था होती है, संबंधी आदि सुधारों की तरफ
लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया। यद्यपि व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मूर का यह विचार काल्पनिक सा प्रतीत होता है, तथापि मूर की यह कृति आधुनिक समाजवाद के लिए कुछ पूर्व शर्तें जरूर तैयार करती है। तो देखिए दोस्तों, अब मूर ने जो भी विचार दिए थे इन्हें हम समाजवादी तो मानते हैं, बट इसे हम थोड़ा कल्पना लोकवादी मानते हैं। हालांकि यूटोपिया को इसी कारण से कल्पना लोक भी कहा जाता है। मतलब कि जो जो भी व्यवस्था की बात की थी थॉमस मूर ने, वो लग रहा था कि वो एक कल्पना लोक है, हकीकत में वैसा करना मुमकिन नहीं है। इसलिए थोड़ा सा उनकी विचारधाराओं पे भी थोड़ा सा शंका लोगों को महसूस हुई। समाजवाद मूल रूप से फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांतियों के प्रति एक प्रतिक्रिया के रूप में उभरी, जिसने मानव समाज और जीवन को निर्णायक रूप से प्रभावित किया। इतिहास में पहली बार इस विषय में भारी उत्साह और आशा का संचार हुआ कि तकनीकी तथा विज्ञान के आधार पर समान और तर्कपूर्ण समाज का निर्माण संभव है। अब देखिए दोस्तों, समाजवाद जो है वो फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति की एक प्रतिक्रिया के रूप में काफ़ी तेज़ी से उभरा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि औद्योगिक क्रांति के एक जवाब के रूप में समाजवाद सामने आया। तो अभी तक जो बैकग्राउंड हम देख रहे थे वो बैकग्राउंड ठीक था, नॉर्मल था, बट जब हमने देखी कि औद्योगिक क्रांति हुई है तो औद्योगिक क्रांति से पूंजीवाद को बढ़ावा मिला, फिर पूंजीवाद के जवाब में क्या आया? समाजवाद। और एक और चीज़ थी समाजवाद को लाने में, वो थी फ्रांसीसी क्रांति का योगदान। औद्योगिक समाज ने एक खुशहाल और उच्च उत्पादन के समाज की आशाओं को जन्म दिया, लेकिन फिर भी यह समझा जा रहा था कि धन का संकेंद्रण और अनियंत्रित प्रतियोगिता से गरीबी तथा संकट पैदा हो जाएगा, जिसका एकमात्र उपाय था समानता, सहयोग और सामाजिकता पर आधारित समाज का निर्धारण। यहाँ कहने का मतलब है कि औद्योगिक समाज में ये आशा की गई थी कि समाज काफ़ी खुशहाल हो जाएगा। औद्योगिकीकरण जो हो रहा था, औद्योगिक क्रांति आई थी, तो उसने कई सारे वादे किए लोगों से कि लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा, लोगों को मतलब काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ऐसा नहीं हुआ, गरीबी काफ़ी बढ़ी, असमानता बढ़ी, जिसके कारण समानता का विचार अब प्रमुख मुद्दा बन गया। फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात समाजवाद के प्रथम चिन्ह फ्रांसो नोएल, ग्रॉक्स, बेबूब और फिलिपो मिशेल बुनारोती के रचनाओं से मिलते हैं, जो जॉन जाक रूसो के विचारों तथा पुनर्जागरण के कल्पना लोकवादियों द्वारा प्रेरित हुए थे। इनका मूल आदर्श समानता था। बेबूफ ने न केवल तत्कालीन समाज की आलोचना की, वरन विकल्प के तौर पर एक नवीन समाज संगठित करने के उपाय भी बताए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम एक हिस्टोरिकल चीज़ देख रहे हैं वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में कि समाजवाद किस तरह से सामने आया। तो सबसे पहले हमने प्लेटो को देखा, फिर हमने बात की कि एक दार्शनिक मूर सामने आए, थॉमस मूर। फिर हम देख रहे हैं कि फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति ने समाजवाद को बहुत बढ़ावा दिया, समाजवाद एक प्रमुख मुद्दा बना। हालांकि औद्योगिक क्रांति ने बढ़ावा नहीं दिया, औद्योगिक क्रांति की प्रतिक्रिया के रूप में समाजवाद सामने आया। इसके बाद यहाँ पर अभी हमने जितने भी नाम मैंने बताया आपको, ये सारे दार्शनिक थे जो कि समाजवाद को बढ़ावा दे रहे थे, समाजवादी विचारों को बढ़ा रहे थे धीरे धीरे। इन प्राथमिक समाजवादियों के बाद यदि हम तत्कालीन समाजवादी विचारधारा पर दृष्टिपात करें तो हम समाजवाद की दो शाखाओं से रूबरू होते हैं, यूटोपियन समाजवाद तथा वैज्ञानिक समाजवाद। देखिए दोस्तों, ये जो दार्शनिकों के नाम बताए ये प्रारंभिक दार्शनिक थे, पहले दार्शनिक थे बहुत, जिन्होंने समाजवादी विचारधाराओं का समर्थन किया या समानता जैसे विचारों को इन्होंने सामने रखा। तो ये प्रारंभिक दार्शनिक थे। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हमें दो शाखाएं मिल जाती हैं समाजवाद की, यूटोपियन समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद। अब देखो दोस्तों, आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समाजवाद के बारे में पढ़ना आपके लिए ठीक रहेगा। अब यूटोपियन समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद अगर मैं अलग से डिटेल में अगर आपको बताने लगूँ तो बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा और उतना लेंथी करना चैप्टर को ठीक नहीं है। तो यहाँ तक हमने बात की कि वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह समाजवाद सामने आया।
तो वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में यानी कि पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में हमने देखा कि जो समाजवाद है वो प्लेटो से शुरू हो रहा था। सुकरात वगैरह ने थोड़ी सी ना के बराबर बात की, फिर प्लेटो ने थोड़ी ज़्यादा बात की, बट फिर देखा गया प्लेटो ने भी कुछ खास बातें नहीं की हैं। वैसे तो जो सर थॉमस मूर थे उन्होंने एक अपनी बुक लिखी यूटोपिया, जिसमें उन्होंने काफ़ी समाजवादी विचारधाराओं को रखा सामने। इसके बाद कुछ और दूसरे दार्शनिक आते हैं सामने, इन्होंने फिर समाजवादी विचारों को सामने रखा। फिर आगे चल के ये जो समाजवाद है उसमें हमें दो विचारधाराएं, यूटोपियन और वैज्ञानिक विचारधाराएं देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरह फिर धीरे धीरे मार्क्स आते हैं और फिर समाजवाद पूरी तरह मतलब एक प्रमुख विचारधारा, पूंजीवाद के विरोधी विचारधारा के रूप में पूरी तरह फिर कायम होता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने समाजवाद को काफ़ी अच्छे से पूरी तरह लगभग ख़त्म कर लिया है। देखो, समाजवाद को हमने काफ़ी अच्छे से समझ लिया, उसकी विशेषताओं को हमने देख लिया जो कि इनफ हैं। हमने समाजवाद के उदय को देख लिया और समाजवाद का विकास किस तरह से हुआ ये भी हमने इनडायरेक्टली किस में पढ़ा, जो पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा उसमें हमने क्या देखा कि किस तरह से समाजवाद का उदय हुआ, किस तरह से समाजवाद का विकास हुआ। कई सारे दार्शनिकों के बारे में हमने बात की, तो लगभग हमने अपने समाजवादी चैप्टर को लगभग हमने पूरी तरह ख़त्म कर लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आप चाहें तो आप मार्क्सवादी विचारधारा को भी इस चैप्टर में थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। अगर आप एक बार मार्क्सवाद की वीडियो देख लेंगे, मैंने वीडियो बनाई थी मार्क्सवाद के ऊपर, मैं लिंक भी आपको आई बटन पर दे दूँगा। अगर आप चाहें तो वो वीडियो को भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं, तो थोड़ी बहुत भी जो कन्फ्यूज़न होगी वो आई थिंक आपकी जो सॉल्व हो जाएगी। बट अगर आप उस वीडियो को नहीं भी देखते हैं तो ज़्यादा कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। हम अपनी वीडियो को यहीं तक, समाजवाद के जो टॉपिक है उसको यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। ऐसा इसलिए भी है कि अगर मैं समाजवाद के बारे में और भी कुछ चीज़ें बताऊँ तो वो डिफ़िकल्ट हैं और वो आपके आपके सिलेबस के लिए सही भी नहीं होंगी। जो आपको अगर समझ ही ना आए तो क्या फ़ायदा। जितना हमने पढ़ा है उसी को आप 2 बार अच्छे से समझ लें तो काफ़ी अच्छे से आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।